Hello guys, so let's continue digestion and absorption, and in this class we will complete this chapter. So as we have discussed about the small intestine digestion absorption and about the large intestine absorption, and now we will continue from the calorific value of protein, carbohydrate and fat. ये जो बॉक्स में चीज़ें हैं जो लिखी हुई है ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है बेसिकली, ठीक है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स and the energy content of food are expressed in the term of measure of heat energy because heat is the ultimate form of the all energy। मतलब जो एनिमल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट है या फूड के अंदर कितना एनर्जी प्रेजेंट है, ये हम किस में इसको जो हीट एनर्जी है बेसिकली इसकी टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो दिस इज ऑफन मेजर्ड टू एज कैलोरी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस CAL और जूल, ठीक है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस कैपिटल J। तो विच इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है जिसको हम कैलोरी या जूल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कितनी हम मान के चल रहे हैं, ये इतनी एनर्जी है विच इज़ रिक्वायर्ड कि जो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो सिंस दिस वैल्यू इज टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिजियोलॉजिस्ट कॉमनली यूज किलो कैलोरी, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, किलो कैलोरी, जिसको हम KCAL से रिप्रेजेंट करते हैं, और किलो जूल जिसको हम KJ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 1 किलो कैलोरी कितना होता है, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है हम उसको क्या बोलते हैं, 1 किलो कैलोरी, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं ट्रेडिशनली रेफर टू किलो कैलोरी एज द कैलोरी और द जूल ऑलवेज कैपिटलाइज, जूल को हम ऑलवेज कैपिटल में लिखते हैं। और इसमें लिखा गया है कि न्यूट्रिनिस्ट नॉर्मली कैलोरी जो किलो कैलोरी होती है बेसिकली उसी मतलब जितनी कैलोरी चाहिए उसी को ही किलो कैलोरी लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोले कि ह्यूमन बीइंग की डेली रिक्वायरमेंट 2000 किलो कैलोरी होता है, ओके। तो मतलब दिस इज़ द बेसिक टर्म जो न्यूट्रिशनिस्ट रेफर करते हैं वो कैलोरी को एज ए किलो कैलोरी, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये आपके मतलब सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एग्ज़ाम पर्पज़, कि द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड जब हम 1 ग्राम ऑफ फूड को अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर में कम्प्लीटली उसको कंबशन करेंगे, उसको जलाएंगे, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगी, ठीक है, इज इट्स ग्रॉस कैलोरीफिक और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू, ओके। तो यहाँ पर आपको ये बस पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आई एनर्जी, तो बट ये वैल्यू याद होनी चाहिए, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इज़ द फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड। तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट की। कार्बोहाइड्रेट की 4.1, देन प्रोटीन की 5.65 एंड फैट्स की 9.45। और जो इनकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू है ये क्या है, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू, और ये क्या है इनकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू। हमें जो याद रखनी है वो फिजियोलॉजिकल वैल्यू याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कितनी है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, और फैट्स की कितनी है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। आपको ये फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, अब ये जो एब्जॉर्प्शन फूड हमारा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका, दैट कार्बोहाइड्रेट दे आर कन्वर्टेड इनटू मोनोसेक्राइड, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड, फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो म्यूकोसल एपिथेलियम है दैट इज मॉडिफाइड इनटू दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर नोन एज विलाई, और ये विलाई एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस by which end product of digestion pass through the intestinal mucosa। end product of digestion कौन से हैं, ये वाले, ठीक है। ये कहाँ से पास होते हैं, इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से, मतलब ये जो विलाएँ हैं, इनटू ब्लड और लिम्फ। आपने देखा था ना कि दिस विलाई आर रिचली सप्लाइड विद द आर्टरी, वेन, कैपिलरी और लिम्फ वेसल जिसका नाम था लैक्टियल, ठीक है।
इट इज़ कैरीड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद में ये कैसे कैरी होता है, उसके ये मैकेनिज्म है, पैसिव मैकेनिज्म, एक्टिव मैकेनिज्म और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, पैसिव जो ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली एनर्जी इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन दैट। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लाइक अदर मॉलिक्यूल्स आर हेल्पिंग इन दिस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आई विल एक्सप्लेन दैट द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसेक्राइड, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसेक्राइड जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, लाइक क्लोराइड आयन, दे आर जनरली एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है कि जहाँ पर ये सब हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, ठीक है, जहाँ पर भी ग्लूकोज और कुछ अमाइनो एसिड, कुछ क्लोराइड आयन, जहाँ पर भी ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में हैं, ये उस एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर इनकी लो कॉन्सेंट्रेशन है। इसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड ऑन दिस एंड मॉलिक्यूल मूव अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। The passage of these substance into blood depends upon the concentration gradient। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जैसे मॉलिक्यूल यहाँ पर हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज वगैरह, और यहाँ पर ये आर्टरी वेन है विलाई के इस साइड, और इनके अंदर इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये मॉलिक्यूल डायरेक्टली पास होते हैं फ्रॉम द विलाई इनटू दिस ब्लड। ठीक है, बिकॉज इनकी कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम है, एंड इस मेथड को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो however some substances जैसे कि ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। ठीक है, तो कुछ मॉलिक्यूल तो डायरेक्टली आ गए और कुछ दे विल बी दे आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ सम कैरियर प्रोटीन। इनका मतलब क्या है कि इनको लाने के लिए कुछ तो आ गए ऐसे ही, अब उसके बाद में कुछ को लाने के लिए स्पेशल प्रोटीन चाहिए होती हैं जो उनको उठा उठा के लेकर आएंगी कि भाई हमारी गाड़ी में बैठ जाओ और उधर चलो। ठीक है, तो जो स्पेशल प्रोटीन दे आर एब्जॉर्ब बाय विद द हेल्प ऑफ दिस कैरियर प्रोटीन, तो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनको लाने के लिए स्पेशल हमें एक कैरियर प्रोटीन चाहिए, तो हम इनके मैकेनिज्म को फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये पैसिव नहीं हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है, दिस इज द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट विच इज़ डन बाय विद द हेल्प ऑफ सम कैरियर प्रोटीन। द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ठीक है, अब वाटर का ट्रांसपोर्ट किस पे डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पर। ठीक है, ऑस्मोसिस के बेस पर। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में होता है मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन, जहाँ पर वाटर ज़्यादा है, इट विल मूव टू दैट एरिया जहाँ पर वाटर कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट नहीं मूव कर रहा है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सपोज यहाँ पर मॉलिक्यूल कम है और ब्लड में मॉलिक्यूल ज़्यादा है, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट फिर भी इन कम मॉलिक्यूल को इधर ले आएगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम एनर्जी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, मतलब दीज मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम द लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो दे आर मूविंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसलिए हमें इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और ऐसे मोड को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड, मोनोसेक्राइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। ठीक है, तो कुछ डिफ्यूजन के थ्रू, कुछ विद द हेल्प ऑफ सम कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एंड कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और वाटर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट की हेल्प से। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल बीइंग इनसॉल्युबल। अब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल क्या होते हैं, ये तो सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, वाटर में तो आपने देखा ना, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ये डिजॉल्व नहीं होते, तो दे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू ब्लड।
फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो सबसे पहले ये स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट बन जाएंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, माइसिलीज। ठीक है, अब ये माइसिलीज दे विल मूव इनटू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ओके, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा मतलब यहाँ विलाई की बात हो रही है कि माइसिलीज ये इसमें जाएंगे कहाँ पर, विलाई में। एंड दे आर रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल। अब जैसे ये इसमें मूव करेंगे तो इन फैट ग्लोब्यूल के ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग बन जाएगी। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन्स। ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है कि माइसिलीज क्या है, काइलोमाइक्रोन्स क्या है। और फिर जो ये काइलोमाइक्रोन है दे विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू लिम्फ वेसल लैक्टियल। आपने नहीं देखी हो वीडियो तो लास्ट वाली वीडियो, इससे पुरानी वाली वीडियो देखना जिसमें हमने लिखा था कि विलाई के अंदर लिम्फ वेसल दैट इज लैक्टियल भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये जो माइसिलीज हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में एंटर करेंगे, फिर इनके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग बन जाएगी जिसको हम काइलोमाइक्रोन्स कहेंगे, और फिर ये लिम्फ वेसल लैक्टियल में एंटर करेंगे। और ये जो लिम्फ वेसल है ये अल्टीमेटली ये जो सब्सटेंस है इनको कहाँ रिलीज करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, फाइनली तो ब्लड में ही जाने हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जैसे माउथ में कुछ डाइजेशन होगा, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ कैसे डाइजेस्ट हो रही है। हाउएवर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अ समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये सब इसमें लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो माउथ में सर्टेन ड्रग्स जैसे कि विच इज़ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोसा ऑफ द माउथ एंड द लोअर साइड ऑफ टंग्स, दे आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड कैपिलरीज लाइनिंग दैम। मतलब कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली अगर माउथ के म्यूकोसा के कांटेक्ट में आते हैं या टंग के नीचे रखे जाते हैं तो वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम नाइट्रोग्लिसरीन की बात करें तो नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट आती हैं जिनको अगर सबलिंगुअल मतलब टंग के नीचे रखा जाता है तो दे आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। स्टमक में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, सिंपल शुगर होता है एंड अल्कोहल। अल्कोहल के ऊपर क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, तो यू शुड नो अल्कोहल इज एब्जॉर्ब्ड इन द स्टमक। ठीक है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन प्रिंसिपल ऑर्गन है क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। डाइजेशन इज कम्प्लीटेड हेयर। फाइनल प्रोडक्ट जो है डाइजेशन के जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, दे आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द म्यूकोसा इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ ड्रग और मिनरल्स का होता है। तो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फाइनली टिश्यू को मिलेंगे, फिर टिश्यू उनको यूटिलाइज करेगा और इस यूटिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया, इंजेशन, फूड का इनटेक किया। इंजेशन होने के बाद क्या हुआ, डाइजेशन, फूड का हमने ब्रेक डाउन किया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या हुआ, एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद में क्या होगा, इजेशन, मतलब जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है विच इज स्टोर्ड इन द रेक्टम वो फाइनली बाहर निकाल दिया जाता है। तो द डाइजेस्टिव वेस्ट विच इज सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फीसिस इन द रेक्टम इनिशिएट्स अ न्यूरल रिफ्लेक्स। तो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बचा फाइनली जो रेक्टम में स्टोर होता है फीसिस की फॉर्म में, अब ये एक न्यूरल रिफ्लेक्स इनिशिएट करेगा, मतलब ब्रेन को सिग्नल भेजेगा विच इज़ कॉजिंग एन अर्ज और डिज़ायर फॉर इट्स रिमूवल। द इजेशन ऑफ फीसिस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डेफिकेशन। ठीक है, फीसिस रिमूव करने को बाहर, इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिकेशन। तो यू शुड नो दिस एंड इट इज़ अ वॉलेंट्री प्रोसेस। वॉलेंट्री मतलब आपकी विल के अकॉर्डिंग, व्हेन यू वांट, एंड इट्स कैरिड आउट बाय द मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। चलिए, तो डिसऑर्डर्स क्या हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम ठीक से नहीं कर पाए तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये जो हमने इंटेस्टाइन पढ़ा था पूरा इंटेस्टाइनल ट्रैक, इसमें इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब रेडनेस, स्वेलिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन। तो ये इंटेस्टाइनल ट्रैक में इज़ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। तो अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन होता है तो नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना कि हाथों में सूजन आ गई है, तो वही रेडनेस, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से।
इन्फेक्शन आर ऑल्सो कॉज्ड बाय पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन। तो वायरस और बैक्टीरिया के अलावा कुछ पैरासाइट्स भी इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जैसे कि टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म। ठीक है, अब इससे कौन कौन सी डिसीज़ हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं जॉन्डिस। ठीक है, जिसको पीलिया भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, लिवर अफेक्ट होता है। तो इसमें जो स्किन है, स्किन का जो वाइट पार्ट होता है ना, स्किन एंड आइज़ का जो वाइट पार्ट होता है वो येलो दिखने लगता है। क्यों? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स कौन थे, हमने पहले पढ़े थे, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो अगर जॉन्डिस में चेक करते हैं तो बिलीरुबिन लेवल बढ़ा हुआ आता है, क्योंकि बाइल पिगमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, उसकी वजह से स्किन और आइज का कलर येलो होने लगा है। दैट इज़ नोन एज जॉन्डिस। दूसरा है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मतलब इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट। जो कंटेंट हमारे स्टमक में गया, अगर वो वापस आ रहा है थ्रू द माउथ, ठीक है, ईसोफेगस के थ्रू नीचे गया, बट ये स्टमक से फिर से वापस आ रहा है थ्रू द माउथ, तो इट इज़ नोन एज वॉमिटिंग। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय वॉमिट सेंटर इन मेड्यूला। इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए वॉमिट सेंटर कहाँ पर होता है, तो इट इज़ प्रेजेंट इन मेड्यूला। ठीक है, जो आपके सीएनएस का पार्ट है, पूरा नाम क्या होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। एंड अ फीलिंग ऑफ नोजिया प्रिसीड वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग से पहले जो एक फीलिंग होती है ना कि लाइक वॉमिट आने वाली है, तो दैट फीलिंग इज नोन एज नोजिया। तो पहले नोजिया होता है, देन इट प्रिसीड्स वॉमिटिंग। देन डायरिया। डायरिया जो बोलते हैं ना, लूज स्टूल, लूज मोशन। तो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज्ड लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज। तो अगर एबनॉर्मली फ्रीक्वेंसी, आपको बार बार जाना पड़ रहा है और फीकल डिस्चार्ज में ज़्यादा लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है, इट इज़ नोन एज डायरिया। एंड इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, क्योंकि जो फूड है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं कर पाता, एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है तो फूड का प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं होता इसमें। देन कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा, फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द कॉलन। अब फीसेस लाइक दे आर नॉट रिमूविंग आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, एज द बाउल मूवमेंट अकर इरेगुलरली। एक्सेसिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज डायरिया, एंड इफ दे आर रिटेन्ड, दे आर नॉट एबल टू कम आउट, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिपेशन। देन इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या है, इसमें फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, तो हमेशा एक फीलिंग रहती है कि पेट भरा हुआ है, लीडिंग टू फुलनेस। तो कॉज ऑफ इनडाइजेशन क्या है, इनएडिकेट एंजाइम सिक्रीशन। अगर एंजाइम प्रॉपरली सिक्रीट नहीं होंगे तो फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। एंजाइटी। एंजाइटी, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, चिंता में हो, तो उस टाइम पर भी आप फूड का इंडाइजेशन होगा। फूड पॉइजनिंग है, ओवर ईटिंग है, या ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहे हैं, तो दे ऑल विल लीड टू indigestion. Now we come to this PEM. PEM stands for protein energy malnutrition. तो जो डाइटरी डेफिशिएंसी है प्रोटीन की या फिर ऑफ द टोटल फूड कैलोरी, दे आर वाइड स्प्रेड इन मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, जैसे कि साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो ये जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, इट में अफेक्ट लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे कि जब सूखा पड़ जाता है या अकाल आ जाता है, ठीक है, या फिर कोई पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर खाने को नहीं मिलता, तो इफ इट अफेक्ट्स द लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। दिस हैपेंड इन बांग्लादेश ड्यूरिंग द लिबरेशन वॉर एंड इथियोपिया ड्यूरिंग द सीवियर ड्रॉट इन द मिड-80s। ठीक है, तो पीएम किसको इफेक्ट करता है, छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, टू प्रोड्यूस मैरास्मस एंड क्वाशरकोर। ये डिसीज़ है विच अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोटीन एनर्जी। तो मैरास्मस एंड क्वाशरकोर ये पीएम की दो टाइप हैं। तो मैरास्मस इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। तो बेसिकली मैरास्मस होता है छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में, और इसमें सब चीज़ों की कमी हो जाती है, प्रोटीन्स की भी एंड अदर कैलोरीज, मतलब कार्बोहाइड्रेट की भी, फैट की भी, सब चीज़ों की कमी हो जाती है। तो उसकी क्या होगी, ग्रोथ रिटार्डेशन होने लगेगी। तो इट इज़ फाउंड इन इन्फेंट्स। इन्फेंट्स मतलब लेस देन 1 ईयर ऑफ एज के जो बच्चे हैं। तो इफ़ मदर्स मिल्क इज़ रिप्लेस टू अर्ली बाय अदर फूड्स नॉर्मली, तो हम बोलते हैं ना कि ब्रेस्ट फीडिंग वी शुड इनहेंस, कि जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करेगा बच्चा उतना ज़्यादा वो हेल्दी होगा। बट ड्यू टू सम रीज़न अगर ब्रेस्ट फीड को बहुत जल्दी रिप्लेस कर दिया बाय द अदर फूड, जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड देने लगते हैं,
which are poor in both proteins and calorie value, तो it will lead to marasmus. So this often happens if the mother has second pregnancy or childbirth when the older infant is still too young. तो ये ऐसा कब होता है कि मदर को सेकंड प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ हुआ है, तो अभी तो पुराना बच्चा ही बहुत छोटा है, ठीक है. तो इन मेरास्मस प्रोटीन डेफिशिएंसी इम्पेयर्स, अब प्रोटीन नहीं मिलेगा बॉडी में तो क्या होगा, ग्रोथ इम्पेयर होगी, ठीक है, एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द टिश्यू प्रोटीन. तो यहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी, टिश्यू प्रोटीन जिनको चाहिए उनका प्रॉपर रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तो उससे बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी. जो लिम्स हैं, हाथ पैर हैं, बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे, स्किन एकदम ड्राई हो जाएगी, थिन हो जाएगी, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, ठीक है. ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइन कंसिडरेबली, ठीक है, ग्रोथ रेट कम होने लगेगा अपनी एज के अकॉर्डिंग, बॉडी वेट कम होने लगेगा अपनी एज के अकॉर्डिंग, हाइट नहीं बढ़ेगी, तो ये सब चीज़ें कम होने लगेंगी. इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज़ आर इम्पेयर्ड, ठीक है, ब्रेन का भी डेवलपमेंट नहीं होगा, और जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं एज के अकॉर्डिंग जो बच्चा चीज़ें सीखता है वो भी इसमें नहीं डेवलप हो पाएंगी. अब क्वाशियरकोर क्या है, क्वाशियरकोर इज मेनली प्रोड्यूस बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी. मेरास्मस इज डन बाय द प्रोटीन एंड कैलोरी बोथ, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट सबकी डेफिशिएंसी होती है, बट क्वाशियरकोर इज प्रोड्यूस बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी अनअकम्पनाइड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी. तो इफ द क्वेश्चन कम्स, आपको अच्छे से ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी या प्रोटीन कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी. It results from the replacement of mother's milk by a high calorie low protein diet. तो मदर का मिल्क रिप्लेस करके हम एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिसमें कैलोरी तो हाई है बट प्रोटीन नहीं है, ठीक है, इन अ चाइल्ड मोर देन 1 year ऑफ एज. क्वाशियरकोर होता है मोर देन 1 year ऑफ एज वाले बच्चों में, और मेरास्मस होता है यूजुअली इन्फेंट्स में जो 1 साल से छोटे होते हैं, ठीक है. तो लाइक मेरास्मस क्वाशियरकोर शोज वास्टिंग ऑफ मसल, ठीक है. अब मसल तो ऑब्वियसली कहाँ से बनेंगी, मसल तो प्रोटीन से बनती हैं, अब प्रोटीन है नहीं तो वास्टिंग ऑफ मसल्स, थिनिंग ऑफ लिम्स, फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट. बट अनलाइक मेरास्मस सम फैट इज स्टिल लेफ्ट, ठीक है, मेरास्मस में तो फैट है ही नहीं, बट क्वाशियरकोर में कुछ फैट है अंडर द स्किन, ठीक है. मोर ओवर एक्सटेंसिव एडीमा एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आर सीन. तो मेरास्मस में क्या होता है ना कि बच्चे की बॉडी पूरी ही वीक हो जाती है, बच्चा पूरा ही एकदम थिन, पतला सा, सूखा सा. बट क्वाशियरकोर में क्या होगा, एक्सटेंसिव एडीमा, एडीमा मतलब स्वेलिंग हो जाती है बॉडी पार्ट्स पर. क्यों, क्योंकि फैट प्रेजेंट है स्टिल, बट प्रोटीन नहीं है तो मसल नहीं होंगी, ठीक है. दिस इज अबाउट दिस प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एंड दिस इज द समरी. दैट मीन्स वी हैव कवर्ड दिस चैप्टर कम्प्लीटली. जस्ट ये 2 क्वेश्चन है, हम ये करके देखते हैं तो उससे हमें पता चलेगा कि जो हमने पढ़ा वो हमें समझ में आया या नहीं. तो चूज़ द करेक्ट आंसर. तो गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स, गैस्ट्रिक जूस कौन सा था, जो स्टमक से रिलीज़ हो रहा था. अब उसमें क्या क्या है, पहला है पेप्सिन लाइपेज रेनिन, दूसरा है ट्रिप्सिन लाइपेज रेनिन, तीसरा है ट्रिप्सिन पैप्सिन लाइपेज, फोर्थ है ट्रिप्सिन पैप्सिन रेनिन. चलिए पढ़ते हैं. पेप्सिन स्टमक से रिलीज हो रहा था, हाँ जी बिल्कुल हो रहा था. ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल जो थी वो पेप्सिनोजन रिलीज कर रही थी विच इज़ कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन. लाइपेज हो रहा था, गैस्ट्रिक लाइपेज इन द सम अमाउंट. क्या रेनिन रिलीज हो रहा था, यस. तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया. आगे पढ़ते हैं. ट्रिप्सिन लाइपेज रेनिन, ट्रिप्सिन तो हमारा पैंक्रियास से रिलीज हो रहा है, ये गलत हो गया. तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके यहीं गलत हो गए, ठीक है. और इसमें देखो, इसमें ना डबल एन नहीं है, जो स्टमक से रिलीज होता है ना रेनिन, जस्ट रिमेंबर इट, इसकी स्पेलिंग आपको याद रखनी है RENNIN. जब आप एक्सक्रीशन पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा ये अलग है, RENIN, ठीक है. तो इसलिए जस्ट रिमेंबर दिस इज RENNIN, जो स्टमक से रिलीज होता है, इन्फेंट्स में रिलीज होता है ना, जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है. सेकेंड क्वेश्चन, सकस एंटेरिकस इज द नेम गिवन टू, डायरेक्ट क्वेश्चन है. सकस एंटेरिकस हमने पढ़ा था, इट इज़ द नेम ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस. तो इट इज़ सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, इट इज़ द इंटेस्टाइनल जूस. ऑप्शन 1 में क्या है, जंक्शन बिटवीन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं, वहाँ पे तो हमने देखा था इलियोसिकल वॉल प्रेजेंट था, ठीक है. एंड दिस स्वेलिंग इन द गट, ये भी नहीं है, अपेंडिक्स भी नहीं है. इंटेस्टाइनल जूस और सकस एंटेरिकस उसका दूसरा नाम है. अब देखो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये क्या है, बाइल पिगमेंट. तो आपका ये बाइल के अंदर प्रेजेंट है.
हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, स्टार्च को माल्टोज में कौन कन्वर्ट करता है? दिस सलाइवरी अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम क्या था? टाइलिन। डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है, इसको कौन करता है? लाइपेज। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड के 3 टाइप थे, पैरोटिड, सबमैंडिबल और सबलिंगुअल, ठीक है, तो इसके पैरोटिड। तो देखिए जो हमने पढ़ा कितना इजीली हमारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं, ठीक है। दीज आर सम सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सो यू ऑल्सो प्रैक्टिस, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। तो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर। तो हेयर द चैप्टर एंड्स। किसी को कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है, प्लीज़ वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन, एंड इफ एनी डाउट तो यू कैन आस्क। ओके, थैंक